तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए और चैनल पर 3K की फैमिली कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेसन 7, लेसन 8 और लेसन 9। पहले तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, हम इन सभी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम आपके 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, रिवीजन करवाएंगे। ठीक, और आज ही के साथ आपका जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपका पार्ट है 4 और वीडियो लेक्चर है आपका 4था। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी की प्लेलिस्ट आपकी आई बटन पर आ चुकी है, वहाँ पर क्लिक करो, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने आपको लेसन 4, 5 और 6 कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। लेसन 7 हमारा है कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, लेसन आपका 8 है इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेटर और लेसन 9 है नॉन कन्वर्सनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर से बने रहें। देखिए, अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज की सारी वीडियो देख लेते हैं तो आप पास तो आसानी से हो ही सकते हैं। ठीक, बड़े ही आसानी से आप पास हो सकते हैं अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज की सभी वीडियो लेक्चर देख लेते हैं। देखिए, तो लेसन 7 में आपको केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ कंबाइंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मौसम पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, मतलब आप मौसम पर निर्भर नहीं रहेंगे पावर प्लांट में। ठीक है, आप एक क्या कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट आपका लेसन है। ठीक, दूसरा आपका इसमें पॉइंट है कि विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तीसरा आपका पॉइंट है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब शुरुआती कीमत इसकी जो कि है कम हो जाती है। आपका इसका चौथा पॉइंट क्या है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक, पावर की कीमत कम हो जाती है, आपका जो पावर होता है उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद आपका छठवां इसमें पॉइंट है क्या, शिखर भार में समस्या अतिरिक्त संयंत्र की शीघ्र चालू किया जा सकता है, मतलब आपके शिखर भार के समय आपके अतिरिक्त संयंत्र को जल्दी से चालू किया जा सकता है। ठीक, सातवां आपका है कि विभिन्न ऊर्जा स्रोत को लाभदायक ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो आपके ये क्या है, आपका 7 लेसन जो कि कंप्लीट हो चुका है, हम पढ़ेंगे 8 लेसन। इसके बाद देखिए आता है आपका लेसन 8 जिसका नाम है क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेटर। इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेटर लेसन 8 में आप केवल पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। देखिए, हमको केवल बुक टॉपिक पढ़ना है जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारा कुछ हमको नहीं पढ़ना है। फिक्स कॉस्ट आपका क्या होता है, देखिए आपका सबसे पहला आता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वह कॉस्ट होता है जो उत्पादन के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कभी भी मतलब सीमित नहीं रहती है, ये आपकी घटती बढ़ती रहती है। ठीक, इसके अंतर्गत निवेश का ब्याज, इसके अंतर्गत क्या, निवेश का ब्याज, टैक्स, बीमा, अधिकारियों एवं क्लर्क का वेतन तथा संयंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो धनराशि आपकी खर्च होती है उसको हम लेते हैं किसके अंतर्गत, फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आती है। देखिए, जो आपकी बीमा होता है वो, टैक्स, और आपके अधिकारी जो आपके वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनका वेतन जिसमें से दिया जाता है उसको हम कहते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, रनिंग कॉस्ट क्या होता है, रनिंग कॉस्ट इस बात पर निर्भर करता है कि संयंत्र से कितनी मात्रा में विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है। इसके अंतर्गत वार्षिक ईंधन खपत, तेल, जल, उपकरण की मरम्मत का खर्च और आपके कर्मचारियों के वेतन आदि के खर्च आते हैं आपके किसके अंतर्गत, रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत। ठीक, देखिए इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है क्या, डाइवर्सिटी फैक्टर। व्यक्तिगत उच्चतम मांग के योग तथा शक्ति केंद्र पर उच्चतम मांग के अनुपात को क्या कहते हैं, हम डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। इसका देखिए, अगर आप सूत्र याद करना चाहते हैं तो आपका इसका सूत्र क्या होता है, व्यक्तिगत उच्चतम मांग का योग बटे शक्ति केंद्र पर उच्चतम मांग। ठीक, तो आपका ये इस तरह से आपका ये फॉर्मूला होता है। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। इसका मान क्या होता है, सदैव 1 से अधिक होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर फैक्टर। देखिए, पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर एवं अपरेंट पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। इसे हम क्या, cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर अब आपसे पूछ ले कि पावर फैक्टर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो किससे, cos फाई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे, cos फाई से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर का आपका सूत्र होता है क्या, एक्टिव पावर अपॉन क्या, अपरेंट पावर। cos फाई बराबर आपका क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन कॉस्ट ऑफ जनरेशन। ठीक है, ड्यू टू लो पावर फैक्टर। ड्यू टू लो पावर फैक्टर में हम पढ़ेंगे क्या,
पावर फैक्टर के लो पावर फैक्टर के कारण धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक, अगर आप आपसे पूछ ले कि लो पावर फैक्टर के कारण आपका धारा का मान क्या होता है, तो लो पावर फैक्टर के कारण आपका धारा का मान जो कि है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब पावर फैक्टर बराबर आपका क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर आपका फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाइव, वी आई क्या कॉस फाइव, वी आई कॉस फाइव आपका पावर फैक्टर बराबर आपका फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखिए लो पावर फैक्टर से वोल्टेज ड्रॉप आई आर, लो पावर फैक्टर से वोल्टेज ड्रॉप जिसको हम कहते हैं क्या आई आर बढ़ जाता है। लो पावर फैक्टर से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप आई आर बढ़ जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन निर्भर हो जाती है, इलेक्ट्रिक पावर लॉस बढ़ जाता है और आपका एफिशिएंसी घट जाती है, सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, सिस्टम हीट हो जाता है, सिस्टम का जीवन काल कम हो जाता है और ऊर्जा खपत बढ़ जाती है, उपकरण की कीमत बढ़ जाती है। आप देख लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे का। ठीक है, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपनी गैलरी में पावर प्लांट के नाम से सभी सब्जेक्ट के नाम से अलग अलग फोल्डर बनाएं और उनमें ये सारे स्क्रीनशॉट जो कि है वो सेव करते जाया करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था क्या, ड्यू टू लो पावर फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे ड्यू टू हाई पावर फैक्टर। ठीक है, ड्यू टू लो पावर फैक्टर और हम पढ़ रहे हैं क्या, ड्यू टू हाई पावर फैक्टर। इसमें देखिए धारा का मान घट जाता है, धारा का मान घट जाता है, वोल्टेज ड्रॉप घट जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन सबल हो जाता है। ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन सबल हो जाता है और इलेक्ट्रिक पावर लॉस घट जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सिस्टम ओवरलोड नहीं होता है और सिस्टम का जीवन काल बढ़ जाता है, सिस्टम का कीमत घट जाता है और परफॉर्मेंस श्रेणी हो जाती है। ठीक है, और सिस्टम का तापमान जो कि है वो बढ़ता नहीं है, सिस्टम का तापमान बढ़ता नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपका आता है कि इलेक्ट्रिक गाइड क्या होता है। इलेक्ट्रिक गाइड क्या होता है, ऐसे विद्युत न्यूट्रॉन, ऐसे विद्युत न्यूट्रल जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों को आपस में जोड़ता है, इन तीनों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, तो हम उसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक गाइड कहते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है क्या, रीजनल गाइड। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र के विभिन्न संचरण प्रणाली को संचरण लाइन से आपस में जोड़ने को हम क्या कहते हैं, रीजनल गाइड कहते हैं। इसके बाद आपका आता है नेशनल गाइड। नेशनल गाइड क्या होता है, विभिन्न श्रेणी गाइड के परस्पर संयोजन से प्राप्त गाइड को नेशनल गाइड हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लेसन अगला। ठीक है, आपका लास्ट लेसन जो कि है वो 9 लेसन है। ठीक, आपका लास्ट लेसन इसके बाद आता है, देखिए आपका लास्ट लेसन कौन सा है, नॉन कन्वर्सनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के वह स्रोत जो सामान्यतः आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, ऊर्जा के वह स्रोत जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कहते हैं, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे आपके इसके उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ठीक, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और आपका क्या, जीवाश्म ऊर्जा। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से आपका कौन सा जो कि है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक, तो इन सभी को छोड़कर आपका जो भी ऑप्शन आएगा तो वो आपका क्या होगा, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत नहीं होगा। ठीक, तो आपको ये 6 नाम जो कि है वो जरूर से याद करनी है, 6 नाम जो कि है वो जरूर से याद करने हैं आपको। इसके बाद देखिए अपरंपरागत ऊर्जा का महत्वपूर्ण सूरज या सन है, क्या है, एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वर्सनल एनर्जी सोर्स। बिना किसी खर्च के स्रोत की प्राप्ति हो जाती है, प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब कोई भी प्रदूषण आपका नहीं होता है, ये स्रोत कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। देखिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो आपके अपरंपरागत स्रोत होते हैं ये आपके कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कभी भी समाप्त ना होने वाले स्रोत कौन से हैं, तो आपके अपरंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इन ऊर्जा के स्रोत की क्षमता कम होती है, इनसे ऊर्जा उत्पन्न करने में लागत अधिक आती है। ठीक है, यह वातावरण पर आधारित होते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ नॉन कन्वर्सनल सोर्स, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, और आपका वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और माइक्रो हाइल्ड ऊर्जा और आपका बायो डीजल ऊर्जा। ठीक है, और देखिए इन सभी को जो कि है आपको डिटेल से पढ़ लेना आप। ठीक, डिटेल से आपको पढ़ने के लिए हम आपको आज आपको टेलीग्राम पर पावर प्लांट के जितनी भी आपको नोट्स और पीडीएफ हैं आपके, उन सभी की पीडीएफ आपको बनाकर एक कंबाइंड आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। उनमें ये भी आपके जो कि डिटेल से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपके नोट्स और पावर प्लांट के आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, उन सभी को हम क्या कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप वहाँ से जाकर डिटेल से पढ़ ले एक बार, और पेपर के टाइम एक बार आप जरूर से रिवीजन कर ले सभी क्वेश्चन को और आपके सभी नोट्स को। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेपर के टाइम आपको अपलोड कर देंगे।
देखिए अब आपकी बारी आती है 100 MCQ टाइप क्वेश्चन की। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेसन 7 के। ठीक, लेसन 7 के पढ़ेंगे। लेसन 6 के हम जो की है इसी में आपके हैं लेसन 6 के भी 100 MCQ टाइप क्वेश्चन आपको टोटल रिवीजन करवाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका MCQ टाइप क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो आपका ब्रेटन चक्र पर आपका गैस टरबाइन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? आधारित होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन का ज्वारीय गैस टरबाइन का ज़्यादातर उपयोग होता है। गैस टरबाइन का ज़्यादातर उपयोग कहाँ पर होता है? वायुमान में। वायुमान, आपके जो एरोप्लेन होते हैं उनमें आपकी गैस टरबाइन का उपयोग जो कि है वो ज़्यादा होता है। देखिए आप लोग रिवीजन जरूर से करें, आप लोग वीडियो के माध्यम से रिवीजन एक बार जरूर से करें MCQ टाइप क्वेश्चन का, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके और वो लोग भी जो कि है आसानी से पास हो सकें। और देखिए एक सच्चा दोस्त वही है जो अपने दोस्त का भला चाहे, और इसलिए आप वीडियो को शेयर करके उसका भला करें। ठीक, वो भी ताकि रिवीजन कर ले एक बार। आपका देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन आता है कि खुला चक्र गैस टरबाइन संयंत्र की अधिकतम दक्षता होती है। खुला गैस टरबाइन की संयंत्र की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 30% होती है। ठीक है, इसके बाद आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि गैस टरबाइन संयंत्र की दक्षता वृद्धि के साधन है। गैस टरबाइन संयंत्र की दक्षता वृद्धि के साधन है, मतलब आपकी दक्षता को बढ़ाने के साधन क्या क्या हैं? पुनर्स्थापन, ठीक, मध्य शीतलन और आपका रीजनरेशन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सभी। आपके ये सभी क्या हैं? गैस टरबाइन संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के साधन हैं आपके। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने MCQ टाइप क्वेश्चन। 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का आज हम इसकी वीडियो के लेक्चर में रिवीजन करेंगे। ठीक है, 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है। गैस टरबाइन का कार्य सिद्धांत आपका किस पर? ब्रेटन चक्र पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन का ज़्यादातर उपयोग कहाँ पर होता है? तो गैस टरबाइन का आपका ज़्यादातर उपयोग हम वायुमान विमानों में करते हैं। ठीक, आपके जो एरोप्लेन होते हैं उन सभी में आपका गैस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक, खुला चक्र गैस टरबाइन संयंत्र की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 30% होती है। खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता 30% होती है। अब गैस टरबाइन संयंत्र की दक्षता बढ़ाने की क्या क्या साधन है? आपकी जो गैस टरबाइन संयंत्र है उसकी दक्षता को बढ़ाने के क्या क्या साधन होते हैं? तो देखिए पुनर्स्थापन, मध्य शीतलन और आपका रीजनरेशन। तो ये सभी साधन से हम क्या करते हैं? गैस टरबाइन संयंत्र की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और देखिए वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और MCQ टाइप क्वेश्चन का उनका भी रिवीजन हो सके। और आप सभी लोग भी MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन जरूर से करें। ठीक, जब तक आप उस चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन का तो आपको वो जो कि है याद अच्छे से नहीं होंगे। और ब्रह्मास्त्र सीरीज़ आप लोग सभी सब्जेक्ट की देखें। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको साथ ही कुछ नया सीखने को मिलेगा और नोट्स पढ़ने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो पांचवा आपका देखिए क्वेश्चन आता है कि संयुक्त चक्र गैस टरबाइन तथा वाष्प संयंत्र की दक्षता होती है। संयुक्त चक्र गैस टरबाइन तथा वाष्प चक्र की वो दक्षता कितनी होती है? 60%। ठीक है, 60% होती है। छठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि खुला चक्र निकास गैस का तापमान लगभग होता है, कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस। सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संपीड़क का संपीड़न अनुपात सामान्यतः कितना होता है? तो 5:1 होता है। और देखिए अगर आप लोगों ने ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ है वो सीरीज़ नहीं देखी है तो इसके पहले जो वीडियो आई है आप उसको देख लें। ठीक, और आप अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो को। देखिए एक सच्चा दोस्त वही है जो अपने दोस्त का भला चाहे। ठीक, तो आप अपने दोस्त का भी भला करें, उसका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा तो वो भी आसानी से जो कि है वो पास हो जाएगा। ठीक है, और आप ब्रह्मास्त्र सीरीज अगर अकेली ब्रह्मास्त्र सीरीज भी आप अगर देख लेते हैं तो आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं, बड़े ही आसानी से। टोटल आपके जो कि कितने 7 वीडियो लेक्चर हैं। एक वीडियो लेक्चर में आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बताए गए हैं। 50 MCQ टाइप में से आपके कितने 25 MCQ टाइप क्वेश्चन आना है। और अगर हम 50 का इंटू कर दें इसमें तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 350। एक सब्जेक्ट के आपके 350, पावर प्लांट के आपके 350 सब्जेक्ट जो कि है MCQ टाइप क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। पावर प्लांट में हमने आपको 350 MCQ टाइप क्वेश्चन बताए हैं। अब इनमें से 25 नहीं आएंगे क्या? जरूर से आएंगे, वही 25 आएंगे जो आपको एकदम पढ़ा दिए हमने। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन में ईंधन रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्या? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। 9वें नंबर में क्वेश्चन में आपका आता है कि गैस टरबाइन संयंत्र का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है क्या? शीर्ष भार संयंत्र के रूप में। शीर्ष भार संयंत्र के रूप में एकदम आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगे सभी MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 10वें नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि वायु तथा ईंधन का अनुपात गैस टरबाइन में कितना होता है? 50:1 का अनुपात आपका होता है वायु और ईंधन का। ठीक, वायु और ईंधन का अनुपात कितना होता है? 50:1 का।
11वें नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि दहन कक्ष में गैस टरबाइन का तापमान कितना होता है। दहन कक्ष में गैस का तापमान कितना होता है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1600 डिग्री सेल्सियस। और देखिए वीडियो को इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी MCQ टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि आपकी वीडियो लंबी ना हो इसलिए, ठीक है। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर पर कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक है। खुला चक्र गैस टरबाइन कार्य करता है आपका किस पर, ब्रेटन चक्र पर, आपका जूल चक्र पर। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, जूल चक्र पर, ठीक। हमने आपको ब्रेटन चक्र लगवा दिए थे लेकिन आपका ये आंसर क्या है, गलत है। आपका सही आंसर क्या है, जूल चक्र पर, ठीक है। 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन मुख्यतः निम्न संपीड़न इस्तेमाल करता है। गैस टरबाइन मुख्यतः निम्न संपीड़क इस्तेमाल करता है, कौन सा, अक्षीय प्रकार का, ठीक। 14वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि गैस टरबाइन की दक्षता में वृद्धि होती है। गैस टरबाइन की दक्षता में वृद्धि कैसी होती है, तो पुनस्तापन से और मध्य शीतलन से। और आपका एक और था, ठीक, एक और था आपका, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बंद चक्र गैस टरबाइन क्या होता है, अधिक लचीला होता है। आपका जो बंद गैस टरबाइन होता है वो आपका क्या होता है, अधिक लचीला होता है, ठीक है। इसके बाद 16वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप में प्रयोग होता है, किसमें होता है, हवाई जहाज में। 17 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन संयंत्र में निम्न में से मुख्यतः किन ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मिट्टी के तेल का और आपके गैसोलीन का, प्राकृतिक गैस, इन तीनों चीज़ों का आपके गैस टरबाइन संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा हम प्रयोग किसका करते हैं, प्राकृतिक गैस का। सबसे ज़्यादा आपका प्रयोग होते हैं गैस टरबाइन में प्राकृतिक गैस का, ठीक है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि गैस टरबाइन का अन्य नाम कौन सा है। गैस टरबाइन को हम डीजल टरबाइन भी कहते हैं। गैस टरबाइन को हम क्या कहते हैं, डीजल टरबाइन भी कहते हैं। टरबाइन के घूमने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक। आपकी जब टरबाइन घूमती है तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा जो कि उत्पन्न होती है, ठीक। 20वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि टरबाइन कितने प्रकार की होती है। तो आपकी टरबाइन 3 प्रकार की होती है। टरबाइन कितने, 3 प्रकार की होती है। 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य शीतलक का प्रयोग ऐसी टरबाइन संयंत्र में किया जाता है जहां संपीड़क वायु का अनुपात होता है, उच्च होता है जहां पर, ठीक, उच्च होता है जहां पर आपका, वहां पर यूज हम करते हैं। इसके बाद आता है आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन कि बंद चक्रीय गैस टरबाइन में गैस का निकास कहाँ से होता है। तो शीतलक कक्ष से होता है। आपका बंद चक्र गैस टरबाइन में गैस का निकास आपका शीतलक कक्ष से होता है, ठीक है। अगर देखिए ज़्यादा जल्दी बोलते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कि ये बता दिया करें, अगले वीडियो लेक्चर में आराम से समझाएंगे, ठीक है। 23वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि खुला चक्रीय गैस टरबाइन के संयंत्र में मुख्यतः अवयव होते हैं, कौन से होते हैं, आपके सभी होते हैं, संपीड़क, दहन कक्ष और गैस टरबाइन, ये सभी आपके जो कि है इसमें होते हैं खुला चक्र गैस टरबाइन में, ठीक। 24वें नंबर भी आपका पूछा है कि गैस टरबाइन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो आपका गैस टरबाइन का सिद्धांत ऊष्मागतिकी नियम पर आधारित होता है। गैस टरबाइन का सिद्धांत ऊष्मागतिकी नियम पर आधारित होता है। अच्छे से याद कर ले सभी लोग, ये MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। टरबाइन में निष्कासित गैसों का तापमान कितना होता है। टरबाइन में निष्कासित गैसों का तापमान आपका होता है 475 से आपका 500 डिग्री सेल्सियस, 475 से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि गैस तथा टरबाइन की संयुक्त शक्ति संयंत्र द्वारा परंपरागत शक्ति संयंत्र में कितने प्रतिशत ज़्यादा विद्युत उत्पन्न होती है। तो 25% उत्पन्न होती है आपकी, ठीक है। समुद्री संयुक्त शक्ति संयंत्र भी गैस तथा वाष्प शक्ति संयंत्र होते हैं, कौन से, तापीय शक्ति संयंत्र। आपका इसका आंसर क्या है, तापीय शक्ति संयंत्र। शक्ति उत्पादन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, शक्ति उत्पादन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी होती है, तापीय शक्ति संयंत्र की ही होती है, ठीक है। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शीर्ष भार संयंत्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। शीर्ष भार संयंत्र के लिए आपका सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, यह जल्दी प्रारंभ स्टार्ट हो जाती है, ठीक। आपका इसके क्या होता है, यह आपका जल्दी स्टार्ट हो जाती है। 29 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि नीचे दिए गए संयंत्र में कौन सा संयंत्र ज़्यादा आधार भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका नाभिकीय शक्ति संयंत्र, ठीक, नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक। 30वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि किस दशा में दक्षता ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती है। किस दशा में दक्षता ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती है, ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं।
31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ठंडी दशा में पूर्ण भार प्रचालन में आने तक कौन सा संयंत्र सबसे कम समय लेता है। तो आपका क्या कौन सा लेता है, गैस टरबाइन संयंत्र जो कि है वो आपका सबसे कम समय लेता है। 32 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी लोगों से पूछता है कि निम्न में से तापीय शक्ति संयंत्र का अवयव नहीं है। निम्न में से तापीय शक्ति संयंत्र का अवयव कौन सा नहीं है, ईंधन टैंक आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का अवयव नहीं है। ठीक। 33 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मंदक का कार्य क्या है। मंदक का कार्य क्या है, न्यूट्रॉन की आंशिक गतिज ऊर्जा को क्या शोषित करना, 34 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि शीतलक का कार्य क्या होता है, रिएक्टर के ऊष्मा को बाहर निकालना। और देखिए जल्दबाजी में अगर कुछ गलत बोल जाते हैं तो आप लोग जो कि है उसको सही कर लिया करें, और जो भी क्वेश्चन गलत हुआ करे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें। ठीक। 35 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र से शक्ति किस ईंधन में प्राप्त होती है, यूरेनियम तथा थोरियम। 36 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि किस शक्ति संयंत्र से उत्पन्न विकिरणों से बीमारियों होने का खतरा रहता है। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में आपका क्या होता है, आपकी बीमारियां होने का खतरा रहता है। 37 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि किस शक्ति संयंत्र में शक्ति का साधन ईंधन होता है। किस शक्ति संयंत्र में शक्ति का साधन ईंधन होता है, तो तापीय शक्ति संयंत्र में। किसमें, तापीय शक्ति संयंत्र में। और देखिए जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था तो आप लोगों की तैयारी 1 नंबर है। सभी लोगों की तैयारी जो की है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है आप सभी लोगों ने। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आप लोगों ने याद कर लिया है, एकदम रट लिया है। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था तो उसमें हमने देखा कि आप सभी लोगों ने 10 सेकंड के अंदर अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए 25 क्वेश्चन के लिए आपको लिए 1 घंटा जो कि ये पर्याप्त है। 25 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा एकदम पर्याप्त है। आप लोग क्वेश्चन कर भी लेंगे और अच्छे से 2-3 बार आप अपना पूरा चेक कर लेंगे, इतना आपका समय मिल रहा है। आप लोगों की तैयारी जो कि है बहुत बढ़िया है, हो जाने दीजिए जब आपके पेपर होना है। ठीक। आप लोग बिल्कुल भी जो कि है वो ना डरें। निम्न में से संयुक्त शक्ति संयंत्र कौन से हैं। ठीक। निम्न में से संयुक्त शक्ति संयंत्र कौन से हैं, तो डीजल शक्ति संयंत्र, वायु शक्ति संयंत्र और आपका गैस टरबाइन संयंत्र। ठीक। तो ये सभी हैं आपके। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछता है किस शक्ति संयंत्र में ईंधन के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। तो जल विद्युत आपका हाइड्रो पावर प्लांट में आपका ईंधन के रूप में हम जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है किस विखंडन अभिक्रिया में नाविकों के जुड़ने से ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय। देखिए जब भी आपसे अभिक्रिया की बात करें, नाविकों की बात करें, तो आप सीधा आंसर लगाइए न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। ठीक है। किसी भी केमिकल वगैरह की बात आपकी नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ही की जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर की नियंत्रण छड़ें किस धातु की बनी होती है, कैडमियम की। 42 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इम्पेलर ताप साइफल प्रणाली किस शक्ति संयंत्र में अपनाई जाती है। तो डीजल शक्ति संयंत्र, डीजल पावर प्लांट में आपकी क्या है, अपनाई जाती है। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन किस शक्ति संयंत्र में विद्यमान होते हैं। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में। देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके जितने केमिकल वगैरह होते हैं इन सभी का प्रयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही किया जाता है। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मंदक का कार्य क्या होता है। मंदक का कार्य आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा को धीमा करना। न्यूट्रॉन की क्या करना, गतिज ऊर्जा को क्या करना, धीमा करना। इसके बाद आता है 45 नंबर का क्वेश्चन कि डीजल इंजन के लाभ हैं। डीजल इंजन के लाभ क्या है, अनुरक्षण व्यय कम होता है और संयंत्र के संचालन में श्रम कम लगता है। आपका दोनों इसका आंसर आएगा। ठीक। 46 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि ईंधन को दी गई ऊष्मा के वितरण को क्या कहते हैं, हम ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ऊष्मा संतुलन जो कि हम उसको कहते हैं। 47 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल शक्ति केंद्र के घटक हैं। डीजल शक्ति केंद्र के घटक हैं ये सभी, डीजल शक्ति केंद्र के घटक हैं ये सभी। देखिए अगर आप लोग बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं और अगर आप सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को पढ़ते भर चल रहे हैं, अगर आप केवल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हुए चल रहे हैं तो आपकी जो कि है 90% तैयारी हो गई है। 90% तैयारी। देखिए आपके एक बार हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक। एक बार आपका ये रिवीजन चल रहा है और एक बार आपका टेस्ट, हमने आपको टेस्ट ले लिया है जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप लगे थे। ठीक। तो आपके जो कि है 3 बार आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का रिवीजन हो गया है। और आपकी वनडे सीरीज जब आएगी, वनडे सीरीज आपकी 1 तारीख को जब आएगी तो जितना हम कुछ पढ़ चुके हैं उन सभी का हम रिवीजन कराया जाएगा। उन सभी का क्या कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा एक बार और। तो टोटल आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा पावर प्लांट का। 4 बार रिवीजन आप समझ रहे हैं कि आपको सभी टॉपिक जो कि एकदम क्लियर हो जाएंगे। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंजन का हृदय कौन है। इंजन का हृदय आपका कहलाता है हार्ट, आपका कहलाता है क्या, सिलेंडर।
49 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि IHP का फुल फॉर्म क्या है। IHP का आपका फुल फॉर्म है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर एकदम से आप जितने भी फुल फॉर्म आपके हैं, जितने भी आपके फुल फॉर्म हैं उनको आप अच्छे से रट लें, ठीक है। BHP का फुल फॉर्म क्या होता है? BHP का फुल फॉर्म सभी लोग बताएं। ब्रेक हॉर्स पावर। BHP का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ठीक, फिर से आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और 50 MCQ टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 50 अब और जल्दी से करवाते हैं आपके कंप्लीट। भारत में ऊर्जा का संचालन किस आवृत्ति पर होता है? भारत में ऊर्जा का संचालन किस आवृत्ति पर होता है? 49 से 50 हर्ट्ज। 49 से कितना? 50 हर्ट्ज। किस उपभोक्ता की अधिकतम मांग 80 किलोवाट या 0.48 भार गुणांक पर है? यदि आपका प्रति शुल्क आपका 750 प्रति वोल्ट किलोवाट, अधिकतम मांग पर रुपए 1.10 प्रति किलोवाट घटक है तो आपका किलोवाट का मूल्य कितना होगा? आपके किलोवाट का मूल्य होगा 1.29 प्रति किलोवाट घंटा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि पावर प्लांट की KVA की क्षमता ज्ञात कीजिए। पावर प्लांट की KVA की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक, किलोवाट एम्पियर। आपका इसका आंसर क्या आएगा? डाइवर्सिटी द्वारा इसकी जो कि ये क्षमता ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? डाइवर्सिटी द्वारा, ठीक। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बिजली का मूल्य ह्रास ज्ञात करने की विधि नहीं है क्या? बढ़ोतरी मांग विधि। पाँचवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शक्ति उत्पादन केंद्र पर समय के सापेक्ष भार के परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्रों को क्या कहते हैं? तो भार वक्र हम उसको कहते हैं, ठीक है। छठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इसमें से किसका मान सदैव इकाई से कम रहता है? इसमें से किसका मान सदैव इकाई से कम रहता है? तो भार का गुणांक का मान आपका इकाई से जो कि है वो कम रहता है हमेशा। 70 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्टीम पावर प्लांट का प्रतिष्ठापन स्थल किसके पास होता है? कोयले के खदानों के पास। देखिए, स्टीम पावर प्लांट आपका कहाँ पर बनाया जाता है? कोयले की खदानों के पास ही आपका स्टीम पावर प्लांट बनाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। सभी लोगों को ये चीज़ें रट चुकी है, परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत, ये सभी चीज़ें आप लोगों को रट गई हैं, ठीक। हमने आपको देखा है जो कि आपके जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें आप सभी लोग धड़ाधड़ एकदम आंसर दे रहे थे। 10 सेकंड के अंदर आप सभी लोग हर क्वेश्चन का आंसर दिया है 90% बच्चों ने, ठीक। निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ऊर्जा। अगर आपका ये क्वेश्चन अब आ गया तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे, ठीक है। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा सौर ऊर्जा को डायरेक्ट आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि बायोगैस में मीथेन का कितना प्रतिशत लगभग होता है? तो बायोगैस में मीथेन आपकी होती है 70%। कितनी? 70%। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछता है कि सौर ऊष्मीय ऊर्जा के अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है। सौर ऊष्मीय ऊर्जा के अनुप्रयोगों का उदाहरण क्या नहीं है? फोटोवोल्टाइक सेल नहीं है। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बायोमास प्राप्त किया जाता है प्रकाश संश्लेषण से। देखिए, अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी फायदेमंद है तो आप लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, वीडियो आपको जो व्हाट्सअप पर केवल 5 लोगों की शेयर करने की आपको वो मिलती है, तो आप एक जन केवल 5 लोगों को शेयर करें, ठीक। एक जन जो कि है केवल 5 लोगों को शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ, और अपने जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें भी आप वीडियो को शेयर करें, ज़रूर से शेयर करें। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप नहीं है। सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा आपका सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा शक्ति उत्पादन किससे किया था? वाष्प शक्ति संयंत्र द्वारा आपका भारत में सबसे ज़्यादा शक्ति उत्पादन होती है वाष्प शक्ति संयंत्र द्वारा, ठीक है। सूक्ष्म जल विद्युत ऊर्जा की क्षमता होती है। सूक्ष्म जल विद्युत ऊर्जा की क्षमता कितनी होती है? 5 किलोवाट से 100 किलोवाट। 5 किलोवाट से 100 किलोवाट। 17 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फोटोवोल्टाइक सेल बना होता है। फोटोवोल्टाइक सेल आपका बना होता है अर्धचालक पदार्थ से। अर्धचालक पदार्थ से हमका क्या बनता है? फोटोवोल्टाइक सेल बनता है आपका। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, कोई नहीं है इनमें से, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। सभी लोग बताएंगे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, सभी लोग बताएंगे, ठीक है।
19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है। सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होता है जिनका पुनरावर्तित संभव है, मतलब कि जिनको पुनः संभव मतलब दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, उनको हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जिनको दोबारा उपयोग में लिया जाए वो हमारे कहलाते हैं गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्थानीय पवन वे होते हैं जो, ठीक, स्थानीय पवन वे होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, तटीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं और आपके क्या भूमध्य रेखा से उत्पन्न होते हैं। तो इनमें से आपका कोई भी जो कि इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई नहीं। आपका देखिए 22 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भू ऊष्मीय क्षेत्र से नीचे से पहला स्तर क्या है? नीचे से भू ऊष्मीय क्षेत्र में नीचे से पहला स्तर क्या है? मैग्मा का है। ठीक, मैग्मा का आपका स्तर होता है। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तांबा है। तांबा क्या है? एक भू ऊष्मीय क्षेत्र है। तांबा आपका क्या है? भू ऊष्मीय क्षेत्र। अब देखिए ये आपका तांबा नहीं लिखा है, कॉपर नहीं है, ये आपका तांबा है। तांबा, ठीक, तांबा नहीं पढ़ लेना कोई भी इसको। ये आपका कॉपर नहीं लिखा होगा, ये आपका लिखा होगा तांबा। क्या होता है? भू ऊष्मीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। भू ऊष्मीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र बना है। पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर बना था? 1966 में आपका बना था पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र। ठीक है। तेल का कितना प्रतिशत भाग परिवहन में इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम तेल का कितने प्रतिशत भाग अपनी मोटरसाइकिल, ठीक, कार्स वगैरह, ट्रैक्टर, इन सभी में इस्तेमाल करते हैं। तो 42% आपका जो कि है तेल का इस्तेमाल गाड़ी वगैरह में किया जाता है, आपका परिवहन में प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ईंधन सेल की रूपांतरण दक्षता लगभग होती है। 70% आपकी इसकी ईंधन सेल की रूपांतरण दक्षता होती है। 27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ईंधन सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रट लीजिए, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि ईंधन सेल वही युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 28 नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि ताप विद्युत युग्म जनरेटर का कार्य सिद्धांत आधारित है। ताप विद्युत युग्म जनरेटर का कार्य सिद्धांत आपका किस पर आधारित है? सीबेक नियम पर। सीबेक नियम पर, ठीक, अल्फा T2 माइनस T2, ठीक, अल्फा T2 माइनस T2 इसका जो कि ये फॉर्मूला होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि भारत में प्रथम लहर शक्ति संयंत्र स्थापित कहाँ पर हुआ था? तिरुवनंतपुरम में। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। तापायनिक जनित्र में कार्यकारी द्रव्य के रूप में प्रयोग होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का हम प्रयोग करते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तापायनिक जनित्र में कैथोड का कार्यफलक क्या कम होना चाहिए? कैथोड का कार्यफलक आपका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 32 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि समुद्री तटीय ऊर्जा परिवर्तन तंत्र की दक्षता होती है। समुद्री तटीय ऊर्जा परिवर्तन तंत्र की दक्षता कितनी होती है? 20% होती है। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि खुला चक्र समुद्री तटीय ऊर्जा परिवर्तन तंत्र कहलाता है क्या? क्लाउड चक्र आपका कहलाता है। ठीक, हमने आपको जो आपके 6 या 7 लेसन में आपका है हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रोलॉजी जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। MHD जनित्र में सीडिंग पदार्थ को कार्यकारी द्रव्य में मिलाया जाता है चालकता बढ़ाने के लिए हम MHD जनित्र में जो कि वो मिलाते हैं। ठीक है। आपका 35 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि MHD जनित्र का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। MHD जनित्र का कार्य सिद्धांत आपका आधारित होता है फैराडे के नियम पर। इसके बाद देखिए 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि MHD का पूरा नाम क्या है? MHD का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक हाइड्रोडायनामाइट। ठीक। 37 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि समुद्री लहर शक्ति संयंत्र स्थापित है तिरुवनंतपुरम में। समुद्री लहर शक्ति संयंत्र कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में स्थापित है। ज्वार भाटा के समय चंद्रमा पृथ्वी के वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ये हम बचपन से तो नहीं, खैर 8th या 9th क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के वृत्ताकार पथ पर घूमता है जब आपका ज्वार भाटा आता है तब। ठीक। सीबेक नियम क्या है आपका? देखिए सीबेक नियम आपका सीबेक प्रभाव है। सीबेक नियम नहीं, यहाँ पर पूछा है सीबेक प्रभाव है। V बराबर अल्फा AB इंटू डेल्टा टी। ठीक है। थर्मो आयनिक उपकरण में कैथोड होता है कैसा? धनात्मक होता है, आपका प्लस होता है। ठीक है।
41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 41 नंबर क्वेश्चन में पूछता है क्या H2 और O2 ईंधन सेल में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या। H2 का ईंधन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, H2 का हम करते हैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि H2 और O2 ईंधन सेल में इलेक्ट्रोड बने होते हैं। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, निकल के इलेक्ट्रोड आपके बने होते हैं। MHD कार्य करता है फैराडे के नियम पर। MHD आपके किसके, फैराडे के नियम पर कार्य करता है। 44 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि द्रव्य मेटल MHD जनरेटर में प्रयोग किया जाता है आपका क्या, प्रोटेशियम जो कि प्रयोग किया जाता है खुला चक्र गैस, खुला चक्र समुद्री तापांतर निकाय कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, क्लाउड चक्र कहलाता है। क्लाउड चक्र आपका जो कि है वो कहलाता है। 46 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि किस ऊर्जा द्वारा सोलर कुकर की मदद से खाना बनाया जाता है। सौर ऊर्जा द्वारा हम सोलर कुकर की मदद से जो कि है वो खाना बना सकते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पवन चक्की द्वारा किसी ऊर्जा का उत्पादन होता है। पवन चक्की द्वारा हम किस ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जनित्र ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन नंबर से पूछा है कि ज्वारीय शक्ति स्टेशन के अवयव हैं। ज्वारीय शक्ति संयंत्र के आपके स्टेशन के, ज्वारीय शक्ति स्टेशन के आपके अवयव कौन कौन से हैं, बांध, ठीक, विद्युत संयंत्र और आपका स्लूज बेज, ठीक, स्लूज बेज। 49 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से आपका कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसका आंसर आप लोग देंगे। और बायोमास उत्पादन में संयंत्र के अंदर का तापमान कितना रखा जाता है, इसका भी आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का जो कि है वो आंसर आप लोगों को देना है। 49 नंबर का और 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। और देखिए वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो सके और उनके भी जो कि है आसानी से वो अपने एग्जाम में पास हो सकें। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके टोटल MCQ टाइप क्वेश्चन के पावर प्लांट के 7 वीडियो लेक्चर अपलोड हैं। कितने, 7 वीडियो लेक्चर, और एक वीडियो लेक्चर में आपके 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बताए हैं। अगर हम मान लेते हैं आपके कितने 350 MCQ टाइप होते हैं क्वेश्चन, अगर हम मान लो आपने 300 MCQ टाइप क्वेश्चन याद कर लिए तो इसमें से आपके 25 MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, जरूर से आएंगे। अगर आप सारे वीडियो लेक्चर देखते हैं, अगर आपने सारे वीडियो लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज भी अच्छे से देख लेते हैं तो आप जो कि ये पेपर आसानी से कर सकते हैं। आपको आध घंटे में ही आपका पेपर हो जाएगा। 30 मिनट आप लोगों के लिए बहुत हैं। अगर जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए 25 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट जो कि है लगभग बहुत हैं। ठीक, आप लोग आराम से बैठकर 25 क्वेश्चन जो कि आराम से करें, बिल्कुल भी घबराएं ना, और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके एग्ज़ाम के पहले आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। एग्ज़ाम के पहले आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा और जो भी आप लोगों की परेशानी है, जो भी आप लोग किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पर सबसे पहले आपका व्हाट्सअप नंबर आता है। ठीक, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल जो कि है उस पर नहीं लगेगा, कभी कभार जो कि कॉल लग जाए बाई चांस, वैसे उस पर कॉल जो कि है वो नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे 13 तारीख से ट्रांसमिशन, TDEP, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। 13 से लेकर 16 तक आपका पढ़ाया जाएगा। क्या, ट्रांसमिशन आपकी क्लास स्टार्ट होगी 16 से लेकर आपकी कितनी 13 से लेकर 16 तक आपकी ट्रांसमिशन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ट्रांसमिशन के ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ। तो नमस्ते। और वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी लाभकारी हुई हो साबित, तो वीडियो को ज़रूर से सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।